नमस्कार, आप सभी का स्वागत विचार विमर्श में। मैं हूं मुकुल शर्मा। विचार विमर्श में हर सप्ताह आपके लिए अलग अलग विषय लेकर हम हाजिर होते हैं और आज भी एक बेहद ही खास विषय के साथ हम हाजिर हुए हैं। आज हम बात करेंगे केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड की। एक ऐसा कार्ड जिसके जरिए हमारे जो किसान हैं वो लाभान्वित हो रहे हैं, ना सिर्फ कृषि के क्षेत्र में बल्कि पशुपालन की बात की जाए, मछली पालन की बात की जाए, हर तरीके से ये कार्ड जो है किसानों के लिए एक वरदान साबित हो रहा है। किसानों की जो आवश्यकताओं की पूर्ति है इस कार्ड के जरिए हो रही है, लेकिन किस तरीके से ना सिर्फ इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है बल्कि और कोशिश की जा रही है ज्यादा से ज्यादा जो किसान हैं उनके पास अपने केसीसी हो और किस तरह के लाभ उनसे मिल सकते हैं, या अगर किसान को कुछ शिकायत भी आती है केसीसी नहीं बन पा रहा है या बनवाना है तब किस तरह की जानकारी होना बेहद जरूरी। ये तमाम जानकारी आज आपको हम कार्यक्रम में देंगे और इसके लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं, उनका परिचय आपसे हम करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में राम बाबू महतो जी, आप अवर सचिव हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार में, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। साथ ही मौजूद हैं मीनाक्षी मीणा जी, आप सहायक महाप्रबंधक हैं नाबार्ड से, बहुत बहुत स्वागत मीनाक्षी जी आपका। थैंक यू। और हमारे साथ मौजूद हैं उदय चंद्रा जी, आप उप महाप्रबंधक हैं पंजाब नेशनल बैंक में, आपका बहुत बहुत स्वागत उदय जी। जी। तो जैसा हमने आपको बताया कि आज हम बात करेंगे किसान क्रेडिट कार्ड को लेकर, लेकिन आइए हम अपनी चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। हमारे देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा खेती किसानी से जुड़ा है, यानी देश की अर्थव्यवस्था में कृषि का काफी अहम योगदान है। ऐसे में किसानों और कृषि दोनों का मजबूत होना जरूरी है। इसी बात को समझते हुए सरकार किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के जरिए किसानों को लगातार आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने में लगी है। किसान क्रेडिट कार्ड एक ऐसा कार्ड है जो बहुत ही सस्ती ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराता है। वैसे तो ब्याज दर 9% होती है, लेकिन सरकार किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसानों को ब्याज पर 2% की आर्थिक मदद देती है और समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को 3% की प्रोत्साहन छूट देती है। इस तरह केसीसी पर सालाना ब्याज दर 4% की आती है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत सरकार पीएम किसान योजना का लाभ ले रहे किसानों को क्रेडिट कार्ड देती है। अब तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों को भी किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ दिया गया है। सरकार ने किसानों के हित में बड़े कदम उठाते हुए 2019 में केसीसी में ब्याज दर में आर्थिक सहायता का प्रावधान शामिल करते हुए इसका फायदा डेयरी उद्योग समेत पशुपालकों और मछली पालकों को भी देने की व्यवस्था की। किसान क्रेडिट कार्ड की मदद से किसान अपनी जरूरत के मुताबिक अपने खाते से पैसे निकाल सकते हैं और खेती से जुड़े जरूरी सामान खरीद सकते हैं। यानी सरकार का मकसद किसानों को खेती से जुड़ी चीजों जैसे खाद, बीज और कीटनाशक को खरीदने के लिए कर्ज उपलब्ध कराना है। किसान क्रेडिट कार्ड के चलते अब किसानों को साहूकारों से कर्ज लेने की जरूरत भी नहीं है। ऐसे किसान जिनके पास कृषि योग्य भूमि है वो इस कार्ड को बनवा सकते हैं। एक बार बनवाने पर ये कार्ड 5 साल तक के लिए मान्य होता है। बैंक से क्रेडिट कार्ड के साथ पासबुक भी दी जाती है जिसमें आपका नाम, जमीन से संबंधित विवरण, घर का पता और क्रेडिट कार्ड की लिमिट, वैलिडिटी की जानकारी होती है। वैसे तो किसान क्रेडिट कार्ड की वैलिडिटी 5 साल तक के लिए होती है, लेकिन अगर आप वैलिडिटी बढ़ाना चाहते हैं तो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको केसीसी फॉर्म दोबारा भरकर जमा कराना होगा। इस फॉर्म में आपको अपनी जमीन के दस्तावेज, फसल के ब्यौरे समेत कई जानकारियां भरनी होंगी। ये भी सत्यापित करना होगा कि आपने कोई दूसरा कार्ड न बनवा रखा हो। इसके बाद नजदीकी बैंक में जाकर फॉर्म जमा कर सकते हैं। आप किसी भी कोऑपरेटिव बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में जाकर भी अप्लाई कर सकते हैं। कुल मिलाकर किसान क्रेडिट कार्ड से न सिर्फ किसान मजबूत हो रहे हैं बल्कि उन पर कर्ज का बोझ भी कम हो रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम किसानों को आत्मनिर्भर बनाने वाली साबित हो रही है। तो जाना आपने इस रिपोर्ट में किस तरीके से जो किसान क्रेडिट कार्ड है बहुत ही कम ब्याज दर जो है इसके तहत रखी जाती है और किसान को तमाम उसकी आवश्यकताएं हैं, जो उसके काम हैं वो पूरे हो जाते हैं। लेकिन खासतौर से यहाँ सबसे पहले राम बाबू जी आपसे मैं जानना चाहूँगा, सरकार ने अलग अलग जो योजनाएं हैं उनकी शुरुआत की। जब केसीसी की हम बात करते हैं तो पहले उतना लाभ किसान को नहीं मिल पाता था, लेकिन अगर पिछले करीब 6 से 7 सालों को भी हम देखते हैं तो एक बड़ी संख्या है जिसमें अब किसानों के पास उनके केसीसी हैं और उनको काफी लाभ मिल रहा है। किस तरह की सोच रही और क्या उद्देश्य था इसका? सभी दर्शकों को नमस्कार। और जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार की जो मंशा रही है शुरू से कि किसानों को अधिक से अधिक लोन उनको उचित समय पर और सही माध्यम से मिल सके,
पहले ऐसा होता था कि किसानों को अपनी खेती की ज़रूरत को पूरा करने के लिए गांव के ही साहूकारों से या अन्य भी जो इस तरह से जुड़े हुए व्यक्ति थे उनसे उनको कर्ज लेना होता था और इसके बदले में उन्हें भारी भरकम एक ब्याज चुकानी पड़ती थी, जिसके लिए उनके ऊपर काफ़ी फाइनेंशियल प्रेशर होते थे और कभी कभी ऐसा देखा जाता था कि वो कर्ज के बोझ तले इतने दब जाते थे कि वो उसको चुका ही नहीं पाते थे। जी बिल्कुल। तो इस समस्या के समाधान के लिए भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड की एक योजना लाई थी, जिसमें कि किसानों को उनके जो भी खेती की जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए उस सही समय पर और सही दर से उनको एक लोन मिल जाए। जी, यानी देखिए जो ऋण की व्यवस्था की गई केसीसी के जरिए, और ये इसका क्रियान्वयन कैसे हो सकता है इस बारे में भी सोचा गया। और जब हम बात करते हैं हमारे जो सहकारी बैंक हैं या ग्रामीण बैंक हैं, उनके लिए संचालन के लिए नाबार्ड जो है लगातार प्रयासरत रहता है और क्रियान्वयन इसका करता है। इस बारे में मीनाक्षी जी आपसे भी हम जानना चाहेंगे, किसानों की अगर बात की जाए, केसीसी जो है किस तरीके से उनके लिए लाभकारी हो रहा है और नाबार्ड की किस तरह की भूमिका रही है इसमें? देखिए, वर्ष 1998 से केसीसी की शुरुआत हुई, तो पहले सिर्फ प्रोडक्शन क्रेडिट के लिए ये ऋण सभी लाभार्थियों को दिया जाता था। फिर 2004 में इसमें इन्वेस्टमेंट क्रेडिट जो कि निवेश ऋण को भी उसमें जोड़ा गया। जी। फिर वर्ष 2012 में एक वर्किंग कमेटी बनी, जिसमें उन्होंने यह पाया कि ये प्रोसेस जो है बहुत पेचीदा है, तो उन्होंने इसको सरल करने के लिए और एक एकल खिड़की के रूप में केसीसी प्रदान करने के लिए वर्ष 2012 में दोबारा से उस पर स्कीम उन्होंने तैयार की, जिसमें सभी किसानों को बिल्कुल कम ब्याज दर पे, मतलब 7% ब्याज दर पर उनको फसली ऋण प्रदान किया जाता था, जिसमें ना कि प्रोडक्शन बल्कि उनके कंजप्शन और जो उनकी फार्म एसेट है उनके लिए भी उनको उसके अंदर कंपोनेंट होता था। जी बिल्कुल। तो ये अलग अलग यानी देखिए जो कारक हैं उनको रखा गया था। और अगर हम पिछले कुछ वर्षों की बात करें, यानी साल 2014 से अब तक के आंकड़े देखते हैं, तो इजाफा यहाँ पर हुआ है, दायरा जो है केसीसी का वो बढ़ा है और सरकार की तरफ से भी फिर जो हम कह सकते हैं जो सुविधाएं हैं वो इस कार्ड में बढ़ाई गई हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यही होता है कि जब एक किसान की उम्मीद रहती है कि उसके पास अगर कुछ धनराशि है तभी अपने जो काम है वो कर सकता है, और ऐसे में जब केसीसी के जरिए किसान को ऋण मिल जाता है तो अपनी ज़रूरतें वो पूरी कर पाता है। उदय जी, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बैंक है उन पर भी एक दारोमदार है कि जो किसान है उनको समय से उनकी जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति की जाए। क्या स्थिति है केसीसी की? सर्वप्रथम सभी किसान भाइयों को मैं ये बताना चाहूँगा और कुछ पिछले दिनों की बात ले जाना चाहूँगा। जब नेशनलाइजेशन से बैंकों का जब नेशनलाइज हुआ, उससे पहले किस तरीके से लोन मिलता था या लोन बैंकों की क्या प्रतिक्रिया रहती थी लोन देने में, और जब सरकारीकरण हो गया, डिफरेंट टाइप पे रिफॉर्म्स आते गए, तो किसानों को जो ऋण की मुहैया कराई जाती है वो करीब जैसे मीनाक्षी मैडम ने बताया कि 2 तरह के लोन होते हैं। एक लोन होता है प्रोडक्शन क्रेडिट, जो कि वर्किंग कैपिटल के रूप में हम डे टू डे की उसकी रिक्वायरमेंट जो भी होती है उसके लिए देते हैं। दूसरा उसे होता है इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, कोई फार्म मशीनरी खरीदना हुआ, कोई एलाइड एनिमल हस्बेंड्री का कुछ लेना हो, चाहे वो माइनर इरिगेशन की रिक्वायरमेंट हो, तो दैट इज द इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। लेकिन जब से एक ये रिवॉल्यूशन आया केसीसी कार्ड के रूप में, जब इन्वेस्टमेंट क्रेडिट और प्रोडक्शन क्रेडिट सम्मिलित होकर टोटल किसान की क्या रिक्वायरमेंट है जी, उनको हम प्रोडक्शन क्रेडिट और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट सारा सम्मिलित करके सिर्फ उसका हम आकलन, जैसा मीनाक्षी मैडम ने बताया कि सिर्फ ये नहीं कि वर्किंग कैपिटल जो उसके पास लैंड होल्डिंग है उस पे उसकी कितनी बनती है, जो हमारी एक टेक्निकल कमिटी होती है हर डिस्ट्रिक्ट में वो डिसाइड करती है, और उस क्रॉपिंग पैटर्न पे जो किसान क्रॉपिंग पैटर्न अपनाया हुआ है, सपोज कीजिए कि गेहूं और धान लगा रहा है या शुगर केन लगा रहा है, वेजिटेबल्स लगा रहा है, तो पूरे क्रॉपिंग पैटर्न के हिसाब से स्केल ऑफ फाइनेंस के तहत टेक्निकल कमिटी उस एरिया का स्केल ऑफ फाइनेंस डिसाइड करती है जी। अब उसके अनुसार से उसकी टोटल जब से सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक तो जो भी एक्सपेंसेज है वो तो हम आकलन करते ही करते हैं। इसके अलावे जितना भी होगा उसका, जैसा इन्होंने भी बताया, 10% हम कंजम्पशन पर्पस के लिए, क्योंकि जिस टाइम किसान हार्वेस्ट कर लेता है उस टाइम रेट बहुत कम रहता है, तो उसको ये फैसिलिटी नहीं कि
कम पैसे में ही उसे बेचना पड़ जाए, तो इसलिए उसे हम कंजम्पशन लोन, जब तक कि मार्केट का सही रेट न मिल जाए तो 10% कंजम्पशन लोन भी उसकी पर्सनल नीड के लिए देते हैं। जी, यानी ये भी सुविधा है जो किसानों को दी जाती है। और खासतौर से यहाँ रामबाबू जी अगर देखा जाए तो हर साल हम देखते हैं जो बजट में जिस तरीके से घोषणा की जाती है, जो कृषि ऋण का दायरा है उसको बढ़ाने की कोशिश हो रही है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो किसान हैं लाभान्वित हो सकें। अगर हम वित्त वर्ष 2022 और 23 की भी बात करते हैं तो इसमें इजाफा किया गया। किस तरीके से देखते हैं आप इसको? और कहीं ना कहीं जो किसान हैं उन्होंने भी इसकी सराहना की थी कि उनकी आवश्यकताएं जो हैं अब बेहतर ढंग से पूरी हो सकेंगी। देखिए, भारत सरकार हमेशा से चाहती है कि किसानों को कभी भी लोन लेने के लिए बैंकों में पैसे की कमी ना हो जी। इसलिए भारत सरकार ने एक लिमिट तय करती है कि किसानों को कम से कम एक खास मात्रा तक लोन फार्मर को देने ही देने हैं। इसके लिए अगर हम 2021-22 की बात करें तो भारत सरकार ने ये तय किया था कि किसानों को बैंकों के माध्यम से 16,50,000 करोड़ तक के ऋण दिए जाने चाहिए। इस टारगेट को हम लोगों ने बड़े ही आसानी से हासिल कर लिया और ये पिछले साल जो भी लोनिंग हुई थी वो लगभग 17 लाख करोड़ तक के आसपास पहुंची थी, यानी लक्ष्य से ज्यादा पहुंची थी जी। उसी तरह से इस साल भी इन सुविधाओं को आगे बढ़ाते हुए भारत सरकार ने 22-23 के लिए 18,50,000 करोड़ का एक लक्ष्य तय किया है कि बैंक जो है किसानों को उनके वर्किंग कैपिटल और जो भी उनके इन्वेस्टमेंट क्रेडिट है उसके लिए ये सारे लोन उपलब्ध करवाएंगे। यानी ये 18,50,000 करोड़ का देखिए किस तरीके से एक जो किसान की आवश्यकताएं हैं, क्योंकि अब ये जो कृषि है आधुनिक हो रही है। और जो आंकड़ा भी यहाँ पे रामबाबू जी ने बताया उसमें हम आपको जोड़ दें कि जो कमर्शियल बैंक है उनका जो लक्ष्य रखा गया है वो करीब 13,80,000 करोड़ का है, जबकि जो कोऑपरेटिव है उसमें 2,50,00,000 करोड़ का रखा गया है ये। और साथ ही जो हमारे ग्रामीण बैंक हैं उनमें भी 2 करोड़ और खासतौर से अगर बात की जाए 2,20,000 करोड़ का उनके लिए रखा गया है ये। काफ़ी महत्वपूर्ण मीनाक्षी जी, अगर लगातार जिस तरीके से इसमें भी इजाफा हो रहा है, क्योंकि जब हमारे पास लक्ष्य ज़्यादा होगा यानी जो ऋण है वो ज़्यादा अगर हम किसान को दे पा रहे हैं तो जाहिर तौर पर जो कृषि है उसकी अब सूरत बदली नजर आती है। आधुनिक कृषि में एक योगदान अगर हम कहें केसीसी का, किसान क्रेडिट कार्ड का, आधुनिक कृषि में केसीसी का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। बैंक को अब किसानों को अभी बिचौलियों के पास नहीं जाना पड़ता। बैंक में सीधे कोऑपरेटिव बैंक हो चाहे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो, वो सीधे वहाँ जा सकता है और वहाँ पे उसको बड़ी ही इजीली बिना कोई कठिन प्रक्रियाओं के उसको आसानी से ऋण मुहैया हो जाता है। इसमें सिर्फ एक बार वन टाइम डॉक्यूमेंटेशन होता है, उसके बाद सिर्फ उसको नॉर्मल डिक्लेरेशन, हर साल डिक्लेरेशन बेसिस पे उसको ऋण मुहैया हो जाता है। जी बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से जो ऋण है वो किसान को मिल पाता है। लेकिन उदय जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि कभी कभी एक समय था जब किसान को काफ़ी चक्कर लगाने पड़ते थे बैंकों के, और जिस तरह की जो कार्यप्रणाली रही है बैंक की वो आप भली भांति जानते भी हैं, उससे परिचित भी हैं। अब किस तरह का बदलाव हम देखते हैं हमारे जो बैंक हैं उनमें भी, और खासतौर से कृषि को लेकर, किसानों को लेकर? मुकुल जी, देखिए पहली बात तो जो किसान लोगों के भी अवेयरनेस की ज़रूरत ये है कि ये जो केसीसी है, जैसे 2 रूप में बताया हमने कि प्रोडक्शन क्रेडिट और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, तो जो लिमिट बनती है वो एक जैसे व्यापारियों के लिए लिमिट होती है, सीसी लिमिट होती है, उस तरीके से ये लिमिट बनती है। जब मर्जी तब, जैसे अगर उनका 1 लाख का फिक्स है, 1 लाख का उसको दिया गया है, तो वो 1 लाख कभी भी, आज 10,000 की जरूरत है तो 10,000 लें, कल उसमें 5,000 जमा हो गया तो 5,000 फिर जमा कर दें। सीसी लिमिट की तरह, ओवरड्राफ्ट की तरह उनकी लिमिट बन गई। तो इस तरीके से किसानों को ब्याज में जो एक बार पूरा का पूरा पैसा ले लेते थे, जरूरत हो भी नहीं और फिर जरूरत पड़ने पे उसमें दिक्कत होती थी, उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए ये सीसी लिमिट के रूप में हो गई, पहली बात। दूसरा, अगर उन्हें इन्वेस्टमेंट क्रेडिट की ज़रूरत है तो उसके लिए भी टर्म लोन के रूप में उनको दिया जाता है। लेकिन जो सबसे बड़ा एक रिवॉल्यूशनरी आज डिजिटल टाइम में जो आ गया है कि किसान खुद भी अपने आप भी रिन्यूअल या ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा कर सकते हैं, और लोन लेने के लिए सिर्फ एप्लीकेशन ही नहीं, जब रिन्यूअल का टाइम हुआ उस टाइम में भी अपने आप रिन्यू कर सकते हैं। अभी खास करके जैसे मैं पंजाब नेशनल बैंक की बात करूं तो पंजाब नेशनल बैंक ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर केसीसी रिन्यूअल की करने जा रहा है। इसके तहत क्या होगा कि किसान जितना लैंड होल्डिंग उसकी है, अगर वो डिक्लेरेशन SMS के द्वारा
मात्र एसएमएस के द्वारा सभी किसानों को जो एलिजिबल हैं हमारे, उनके पास एक एसएमएस जाएगा, आपकी इतनी लिमिट थी और अगर आपने कोई भी क्रॉप रोटेशन में कोई चेंज नहीं है, क्रॉपिंग पैटर्न में चेंज नहीं है, लैंड होल्डिंग में चेंज नहीं है, तो आप इसको हमें रिवर्ट एसएमएस दें। और जैसे ही रिवर्ट एसएमएस आ जाएगा कि देयर इज नो चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न या हमारी लैंड होल्डिंग में कोई चेंज नहीं है, तो ऑटोमेटिक सिस्टम से ही उनका रिन्यूअल हो जाएगा। तो आज एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए अब किसानों को बैंक में जाने के लिए, क्योंकि कार्ड बन गया, वो पैसा किसी भी एटीएम कार्ड से, किसी पॉस मशीन से, कहीं से भी पैसा वो निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से उन्हें किसान को अपने आप पे थोड़ी सी अवेयरनेस की जरूरत है, डिजिटली अवेयर हो जाए और इसका फायदा जो है सो अपने आप इस्तेमाल करें। जी बिल्कुल, और देखिए इसका जो फायदा है वो सिर्फ एक जगह या दो जगह तक सीमित नहीं है। राम बाबू जी, इसको हमने देखा किस तरीके से जो पीएम किसान के लाभार्थी हैं उनके लिए भी अब जो केसीसी है वो बनाए गए, पूरा एक तरीके से मिशन मोड में जो कार्य है इसका संचालन किया गया। या साथ ही साथ जो दूसरी योजनाएं पहले चल रही हैं, फसल बीमा की अगर बात की जाए, किसान के पास केसीसी है तो उनकी जो प्रीमियम है वो स्वतः कट जाती है। तो अलग अलग तरह की जो योजनाओं का एक समावेश कहीं ना कहीं केसीसी में भी होता हमें नजर आता है। हाँ, वास्तव में पहले जो केसीसी था वो जिस तरह से आपने भी बताया कि केसीसी लेने में किसानों को काफ़ी परेशानी होती थी जी, तो भारत सरकार ने एक लक्ष्य तय किया और इस बीच कोविड भी आ गई थी, तो जो भी बैंक्स थे या बाकी संस्थान थे वो भी बंद हुए थे जी। तो भारत सरकार ने एक लक्ष्य तय किया कि जो भी पीएम किसान के डेटा भारत सरकार के पास है वो सारे के सारे एक वेरीफाइड किसान हैं जी, उनको लोन दिलाने में हमें अधिक कठिनाइयां नहीं होंगी। तो इस वजह से हमने एक सेचुरेशन ड्राइव चलाई डीएफएस के साथ मिल करके कि जो भी किसान के डेटा हमारे पास है पीएम किसान के जी, उनको हम इजीली उन तक अप्रोच कर सकते हैं और उन्हें हम इस चीज़ के लिए मोटिवेट कर सकते हैं कि आप बैंकों में जाइए और अपनी आवश्यकता के हिसाब से आप ऋण के लिए आवेदन कीजिए जी। तो इसके लिए 1 फरवरी 2020 में सेचुरेशन ड्राइव चलाई गई थी। वो सेचुरेशन ड्राइव आज भी चल रही है और इसके तहत करोड़ों किसानों ने केसीसी बैंकों से प्राप्त किया है जी। तो उसमें ये चीज़ें निर्धारित की गई थी और ये खास करके इंश्योर किया गया था कि हर जिला में इसका सही से प्रचार प्रसार किया जाए जी। और एक केसीसी कैंप लगाया जाए हर गांव में या बैंक ब्रांच के हिसाब से जी। और फार्मर को इसके लिए मोटिवेट किया जाए कि आप आइए और आकर के किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा का लाभ उठाइए। और जिनको भी किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में जानकारी नहीं थी, इस कैंप के माध्यम से उन्हें अधिक से अधिक जानकारी उपलब्ध कराई गई थी और इसका नतीजा ये हुआ कि आप देखेंगे कि आज के डेट में जो किसान क्रेडिट कार्ड के लाभार्थी हैं उनकी संख्या 7 करोड़ 40 लाख के आसपास हैं जी। और ये सारे लोग वो हैं जिन्होंने केसीसी बैंकों से प्राप्त किया है, जिन्होंने ऋण लिए हैं बैंक से और उनकी सहायता से उनकी जो अपनी आमदनी है, कृषि की आवश्यकता है, वो सारे पूरे हो रहे हैं और आमदनी भी बढ़ाने में मदद मिल रही है। बिल्कुल, ये काफ़ी महत्वपूर्ण था क्योंकि जब एक किसान के पास जो धनराशि है या जिस तरीके से आर्थिक स्थिति उतनी हम कह सकते हैं वो मजबूत नहीं हो पाती थी, तब साहूकारों का रुख करना पड़ता था और उसके बाद उस एवज में कहीं ना कहीं किसानों की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर वो लोग ज़्यादा ब्याज दर जो है वो रखते थे, जिस वजह से जो किसान है उनकी जो आमदनी है ना सिर्फ उसमें कमी आती रहती थी बल्कि जो मुनाफे की जगह नुकसान की स्थिति किसान के सामने होती थी। लेकिन अब जो स्थिति है ये बदल चुकी है। अब किसान जो है, जैसा हमारे साथ उदय जी उन्होंने बताया कि अब किसान जो है वो ऑनलाइन पेमेंट भी करता है, ऑनलाइन वो अप्लाई भी कर सकता है इसके लिए। लेकिन मीनाक्षी जी, कैसे ये निर्धारित किया जाता है कि किस क्षेत्र में जो किसान है उनको कितना हम जो ऋण है उसका आवंटन हमें करना होगा, या राज्यवार अगर हम बात करते हैं किस तरीके से जो नाबार्ड है ये पूरी प्रक्रिया को देखता है? इसमें भारत सरकार हमें टारगेट देती है, जीएलसी के टारगेट दिए जाते हैं और उस हिसाब से कोऑपरेटिव बैंक और रीजनल रूरल बैंक के माध्यम से हम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के माध्यम से हम फार्मर्स को लोन मुहैया करवाते हैं जी। तो ये हम एक बात मैं और बताना चाहूँगी कि इसमें 1.60 लाख तक कोलेटरल फ्री लोन है ये जी, जिसमें इसके लिए कोई आपको खास दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी। हाँ, इसमें ना किसान को कोई जमीन गिरवी रखनी है ना कुछ, ये बिल्कुल बिना किसी गैर कागजात के हम उनको ऋण मुहैया करवाते हैं जी।
बिल्कुल, ये काफ़ी महत्वपूर्ण के देखिए, क्योंकि किसान जो है कहीं ना कहीं एक संकोच भी रहता है और एक डर भी जहन में रहता है कि अगर बैंक जा रहे हैं कहीं हमारी जो किस तरीके से हमें जो मुनाफे की हमारी सोच है कहीं वो परिवर्तित ना हो जाए या पता नहीं कितना समय लगेगा। ये अब जो स्थिति है वो बदली हुई है। और उदय जी, जैसे आपने एक उदाहरण भी यहाँ दिया कि अब हम ऑनलाइन प्रणाली पर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अब अगर फिलहाल किसानों के नज़रिए से देखा जाए, आपको क्या लगता है जो किसान हैं वो कितना जागरूक हुए हैं? क्योंकि जो बैंक हैं उन्होंने तो अपनी प्रणाली को बदल लिया है, ऑनलाइन प्रणाली पर अब हम पूरी तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन एक किसान जो है अभी भी हमारे कई ऐसे दूर दराज के गांव हैं जहां पर जो किसान हैं उनको बैंक का सफर तय करना पड़ता है, तो वहां भी हम मान सकते हैं कि धीरे धीरे जो सुविधाएं हैं वो जल्द पहुंचेंगी। बिल्कुल, किसानों को अवेयर कराने के लिए जो हमारी ग्रामीण शाखाएं हैं, चाहे वो कमर्शियल बैंक हो या रूरल बैंक हो या कोऑपरेटिव बैंक हो, ये सभी उनको अवेयरनेस के लिए काफ़ी जो है अच्छा भूमिका निभा रहे हैं। उन्हें ये बता रहे हैं, अब लैंड होल्डिंग की बात है, उन्हें डिपेंडेंट नहीं रहना है कि लैंड होल्डिंग का जो हमें डॉक्यूमेंट्स हैं वो पटवारी से ही मिलेगा या अमीन को ढूंढना पड़ेगा। अब वो लैंड डॉक्यूमेंट अपना खुद जो है सो पोर्टल से निकाल सकते हैं, ऑनलाइन निकाल सकते हैं। दूसरी चीज़, जैसा 1,60,000 तक बताया कि कोई सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है, तो ये जो पंजाब नेशनल बैंक अभी हम रिन्यूअल की बात जो कर रहे हैं वो 1,60,000 तक के लिए ही कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई भी हमें कोलेटरल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो 1,60,000 रुपया लेने के लिए किसान को सिर्फ अपनी लैंड होल्डिंग की एक प्रूफ देनी है और इसके अलावे उन्हें कुछ देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और डिजिटली हम कैसे अपना रिन्यूअल करें, कैसे हम एप्लीकेशन डालें, कैसे हम लैंड रिकॉर्ड को निकालें, इसके लिए जो ग्रामीण शाखाएं फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप भी करती है, विलेज लेवल का कई वर्कशॉप करती है और किसानों को जागरूक करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आए और बैंक पे डिपेंडेंट ब्रांच में आना जाने में समय न खराब करके उस समय का सदुपयोग किसी और चीज़ में लगाएं। जी बिल्कुल, देखिए किस तरीके बहुत बड़ा रिवोल्यूशनरी चेंजेस किसानों में आ रहा है और इसका फायदा भी उठा रहे हैं। एक बड़ा बदलाव जो है देखिए वो हम देख सकते हैं केसीसी के माध्यम से, जो कि कृषि क्षेत्र में हमें नजर आता है। जो कृषि है आधुनिक होने लगी है और सबसे महत्वपूर्ण, अभी तक हम स्मार्ट फार्मिंग की बात करते थे, लेकिन अब स्मार्ट फार्मर जो हैं वो हमारे सामने, जिसमें कहीं ना कहीं योगदान जो है किसान क्रेडिट कार्ड का भी है। आगे भी इस बारे में आपको और जानकारी हम देंगे, हमारे विशेषज्ञ से और जानकारी साझा करेंगे, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखिए दूरदर्शन किसान पर सरकार आपके साथ, शनिवार रात 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत विचार विमर्श में। आज लगातार हम बात कर रहे हैं किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में, किस तरीके से ये कार्ड किसानों को लगातार लाभ पहुंचा रहा है। और ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपको इसके जो अलग अलग फायदे हैं वो भी बताए, लेकिन एक किसान है जो कि ये सोचता है कि कैसे उसको इसका फायदा होगा या नहीं, क्योंकि कई जगह अभी भी हम देखते हैं उतनी जानकारी जो है वो किसानों तक नहीं पहुँच पाती। उदय जी, आपके पास आना चाहूँगा। एक किसान अगर चाहता है कि मैं अपना किसान क्रेडिट कार्ड बनवाऊँ, तो सबसे पहले किस तरह का कदम उसको उठाना होगा या कहाँ पर जाकर इसके लिए संपर्क करना होगा? मुकुल जी, सबसे पहले किसान भाइयों को मैं ये बताना चाहूँगा, दोबारा एक बार बताना चाहूँगा कि अभी भी सभी किसानों को ये नहीं पता है कि हमें केसीसी के अंतर्गत क्या क्या चीज़ कवर हो सकता है जी। तो केसीसी के अंतर्गत जैसे अगर क्रॉपिंग की बात किया हमने कि क्रॉपिंग पैटर्न के हिसाब से उसको जो भी लिमिट बनेगी वो तो बनेगी ही बनेगी। कंजम्पशन लोन की बात करी हमने, ये भी बात करी कि फार्म मैकेनाइजेशन या जो भी उसके पास एसेट्स हैं, फार्म मशीनरी हैं, उनको रख रखाव के लिए भी हम 20% का उसमें इंक्लूड करते हैं। और इन सब के अलावे चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो, चाहे एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हो, चाहे वो क्रॉप
इंश्योरेंस हो, लोन इंश्योरेंस हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो, ये सभी को हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो किसान भाई सबसे पहले तो इस बात को जरूर जानकारी रखें कि हमें इन सब चीज को जितना खर्चा होता है उन सब पे आपको लोन प्रोवाइड किया जाएगा। नंबर 2, जैसा कि मुकुल जी का कहना है कि भाई स्टार्ट कैसे करें, कि कहाँ से जाएं। उन्हें मालूम तो है कि हमें पैसे की ज़रूरत है, तो हर गांव में आज कोई भी ऐसा अनबैंक्ड एरिया बहुत कम रह गए हैं। तो हमारे बैंकिंग हर जगह फैला हुआ है, चाहे वो कोऑपरेटिव हो या रूरल हो, रीजनल रूरल बैंक हो या कमर्शियल बैंक हो। इसके अलावा बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट भी हैं, बिजनेस फैसिलिटेटर भी हैं, हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो कि एक अवेयर ग्रुप है रूरल गांव में, वो भी एक बहुत बड़ा भूमिका अदा करते हैं। आप किसान भाई इन सब में से किसी के पास आप जो है सो जानकारी, डिटेल जानकारी भी ले सकते हैं। आपने किसी भी बैंक के वेबसाइट पे जाके हम आप एप्लीकेशन दे सकते हैं, ब्रांच में जा सकते हैं, बीसी के पास जा सकते हैं। बड़ा ही सिंप्लीफाइड 1,60,000 तक के लिए तो बिल्कुल ही सिंप्लीफाइड एक पेज की एप्लीकेशन होती है। और सभी किसान भाइयों का खाता ऑलरेडी बैंकों में खुला हुआ है, इसलिए केवाईसी की भी ज़्यादा परेशानी नहीं है। तो आपने सिर्फ लैंड रिकॉर्ड की होल्डिंग की, लैंड रिकॉर्ड की कॉपी चाहे पटवारी से लेके या अपने नेट से निकाल के आप जो है सो किसान बैंक को देना है, और उसके जरिए जो भी स्केल ऑफ फाइनेंस के जरिए आपका जितना लिमिट है वो लिमिट फिक्स हो जाएगी। और इस लिमिट में आपको ये भी बता दिया जाएगा कि ये तो आपकी सीसी लिमिट हो गई, और बाकी जो आपने कुछ बताया इन्वेस्टमेंट क्रेडिट का, तो ये इन्वेस्टमेंट क्रेडिट 5 साल से 7 साल तक में आप जो है सो टर्म लोन के रूप में हाफ ईयरली या एनुअल जैसा भी आपका रिपेमेंट शेड्यूल है, पैसे क्रॉपिंग पैटर्न के हिसाब से आप उसे टर्म लोन के रूप में जमा कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आज के समय में सिर्फ बगैर जमीन वाली, जो जमीन जिनके पास नहीं भी है लेकिन वो किसी न किसी तरह से एलाइड के रूप में, चाहे वो पशु पाल रहे हैं या मछली का फिशरी का काम हो रहा है, वो भी किसान है। तो अगर उनके पास लैंड होल्डिंग नहीं है लेकिन अगर डेयरी का उनके पास मिल्क एनिमल है या फिशरी का काम कर रहे हैं, तो उनके वर्किंग कैपिटल उनके लिए भी जो है सो ऋण मुहैया की जाती है। सिंप्लीफाइड एप्लीकेशन फॉर्म है, उन्हें एप्लीकेशन भर के एप्लीकेशन देना है, और विदाउट एनी हेजिटेशंस बैंक इसको लोन सेक्शन करता है। जी, यानी कि अब किसी भी तरह की देखिए जो कोई दिक्कत है या मुश्किल है वो किसान के सामने नहीं आती है। और खासतौर से मीनाक्षी जी, अगर देखा जाए तो नाबार्ड की तरफ से भी इस तरह की भी मदद की जाती है क्या, जो किसान हैं उनको जागरूक करने के लिए, या गाँव में पहुँचकर किसी तरह के जो कार्यक्रम है वो संचालित किए जाते हैं? फाइनेंशियल लिटरेसी सेंटर्स जो हमारे होते हैं जी, हम बैंकों को, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो, चाहे कोऑपरेटिव बैंक हो, चाहे कमर्शियल बैंक हो, हम उनको कुछ सहायता प्रदान करते हैं ताकि वो इस तरह की जो स्कीम्स हैं, बहुत सारी जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, उनके बारे में सभी को जानकारी प्रदान करें जी। तो उसमें केसीसी भी आता है, जिसमें केसीसी के बारे में वो किसानों को बताया जाता है। इसके साथ मैं ये भी बताना चाहूँगी कि अगर जब किसानों को लोन मिल गया, हार्वेस्ट हो गया, हार्वेस्ट के बाद क्या करें? कई बार होता है मंडी में प्राइस कम है, पैसा उसको कम मिल रहा है, लेकिन वो उसके पास जगह भी नहीं है कि कहाँ रखे, तो वो रूरल गोडाउन में भी वो रख सकता है अगेंस्ट नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट जी। तो WDRDA के एक्रेडिटेड जो भी रूरल गोडाउन है, वहाँ पे वो अपना जो भी प्रोड्यूस है वो वहाँ पे रख सकता है, और उसके लिए बैंकों को गवर्नमेंट 2% इंटरेस्ट सबवेंशन की भी सहायता प्रदान की जाती है जी। तो ये भी एक सुविधा देखिए हमारे किसानों को मिलती है, और इसी लगातार हम कह रहे हैं कितना हमारे किसानों के लिए काम का एक कार्ड है। और खासतौर से यहाँ राम बाबू जी, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, जैसा कि अभी उदय जी ने इस बात का जिक्र किया कि पहले कृषि क्षेत्र तक हम देखते थे KCC को, लेकिन इसका दायरा बढ़ाकर हमारे पशुपालन क्षेत्र की बात की जाए, मत्स्य पालन क्षेत्र की बात की जाए, तो यहाँ भी अब जो किसान हैं इन संबंधित क्षेत्रों पर, उनके लिए भी इसमें प्रावधान रखा गया है। चूँकि पहले तो शुरुआत की गई थी तो एनिमल हस्बेंड्री फिशरीज KCC की योजना में नहीं थे जी। बाद में इसको KCC की योजना में शामिल किया गया है। तो जो फिशरीज के फार्मर हैं उनको भी फार्मर की कैटेगरी में रखा गया है जी। इसके अलावा जो डेयरी वाले हैं या सीप रियरिंग हैं, गोटरीज हैं, पिगरीज हैं, ये सारी एक्टिविटीज़ को इसमें शामिल किया गया है जी। और चूँकि किसान क्रेडिट कार्ड पे जो लघु अवधि के ऋण होती है वर्किंग कैपिटल के लिए, उस पे भारत सरकार जो है 2% की इंटरेस्ट सब्सिडी और 3% की प्रॉम्प्ट रिपेमेंट इंसेंटिव देती है जी।
2019 में फरवरी महीने में भारत सरकार ने एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, जो भी एक्टिविटीज़ है, एलाइड एक्टिविटीज़, इनको भी इंटरेस्ट सब्सिडी के योजना के में शामिल कर दिया गया है, जिससे कि ये फार्मर भी अगर केसीसी के माध्यम से लोन लेते हैं लघु अवधि के, तो 2 लाख रुपए तक की इनकी जो भी ऋण होगी उस पे ये छूट का फायदा उनको दिया जाएगा। जी बिल्कुल, और उसके लिए देखिए करीब अगर देखा जाए तो 1,26,000 करोड़ रुपए का प्रावधान जो है वो रखा गया इस वित्त वर्ष के लिए, खासतौर से पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए, जिससे और ज़्यादा जो किसान हैं, हमारे पशुपालक जो हैं, वो लाभान्वित हो सकें। लेकिन जो लाभ है उदय जी, अगर देखा जाए, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण किसान के लिए यही होता है कि जो ब्याज दर है वो काफ़ी कम हो जाती है। लेकिन अगर एक सामान्य ब्याज दर हमारा जो किसान है अगर निजी बैंक की तरफ रुख करता है तो वहाँ उसको ज़्यादा अदायगी देनी पड़ती है। केसीसी ऐसे में किस तरीके से फ़ायदेमंद होता है? क्या ब्याज दर रखी गई है और कैसे अगर वो समय से उसकी अदायगी कर देता है तो और किस तरीके से उसमें कुछ उसको रियायत दी जाती है? हाँ मुकुल जी, देखिए किसान को सबसे कम दर पे ऋण मुहैया कराने के लिए भारत सरकार ने मैक्सिमम लिमिट जो है 3 लाख तक, अप टू 3 लाख कोई भी किसान लेता है तो 7% से ज़्यादा बैंक चार्ज नहीं करेगा जी बैंक। और उस 7% में भी अगर किसान ने टाइमली रिपे कर दिया तो 3 साल का उसको प्रॉम्प्ट रिपेमेंट की वापस हो जाती है, रिबेट मिल जाती है। तो एक तरीके से अप टू 3 लाख किसान को मात्र 4% पे, जो एक लोएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट DRI के माध्यम से कभी हुआ करता था, सिर्फ हम 15,000 रुपये का लोन दिया जाता था, आज 3 लाख तक मात्र 4% पे किसान को ऋण की मुहैया की जा रही है जी। लेकिन इसमें ब्याज को बचाने के लिए किसान को अगेन मैं अवेयर कराना चाहूँगा कि ये लिमिट है, जब ज़रूरत हो आप पैसा निकालिए, उतने ही दिन पे ब्याज लगेगा जितना दिन आपके उस पर लोन ऋण रहेगा। अगर आपने बीच में 2 दिन के लिए भी अगर पैसा कहीं से आता है तो आप जमा कर देंगे तो 2 दिन का आपको ब्याज कम हो जाएगा। तो जब ज़रूरत हो तब निकालिए, जब ज़रूरत नहीं है तो निकालने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, लेकिन कभी कभी जो किसान है एक संशय उनको ये रहता है कि जो हमारा जो ऋण पर जिस तरीके से हम कह रहे हैं कि जो ब्याज दर लगती है, क्या उसको सालाना हम देखते हैं या जो हमारे सीज़न चलते हैं, खासतौर से रबी सीज़न की बात की जाए, खरीफ सीज़न की बात की जाए, उसके अनुसार उन्हें अदायगी करनी हो? हाँ, जो किसान का प्रोड्यूस जिस तरीके से आ रहे हैं उसके बेसिस पे जिस समय उनका रिटर्न होना है उसी हिसाब से ऋण जमा करना होता है और इसमें कंपाउंडिंग नहीं होती है जी। आज भी बाकी जो भी लोन होता है कोई भी, चाहे रिटेल का हो या कमर्शियल हो या पर्सनल लोन हो, ये सभी जो है कंपाउंडिंग होती है, मंथली क्वार्टरली जो है सो कंपाउंडिंग होती है। लेकिन कृषि का लोन केसीसी एक ऐसा लोन है, एग्रीकल्चर का लोन है जिसमें कोई कंपाउंडिंग नहीं होगी, साल भर में सिंपल इंटरेस्ट लगेगा जी। बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से काफ़ी सरल हम इसको मान सकते हैं किसान के लिए, और जो किसान के सामने कुछ समस्या भी अगर रहती है। मीनाक्षी जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, जैसे आपने बताया कि नाबार्ड किस तरीके से इसमें योगदान करता है और किस तरीके से जो किसान हैं उनको ना सिर्फ जागरूक किया जा रहा है बल्कि जो ये इसकी आर्थिकी खास तौर से समझी जाए, क्योंकि जो आवंटन है वो नाबार्ड के जरिए किया जाता है। किसान, अगर कुछ किसान हमारे ऐसे भी हैं संपन्न किसान जो चाहते हैं कि शायद उनको जो अगर ज़्यादा लोन की आवश्यकता है, ज़्यादा ऋण की आवश्यकता है तो वो उनको मिल पाए, तो क्या आने वाले समय में इस तरह के प्रावधान भी हम देखेंगे जो किए जाएंगे? नहीं मुकुल जी, ये एक जो लिमिट है वो 3 लाख तक ही रहती है जी। तो 3 लाख तक ही मिलेगा, और ये क्योंकि जो हमारे बहुत छोटे किसान और सीमांत किसान हैं उनको बढ़ावा देने के लिए ये भारत सरकार ने शुरू की थी, ताकि ये जो बिचौलियों के चंगुल में ना फंसे और सीधा बैंक से ही ये लोन मुहैया करवाएं। तो इसीलिए बड़े किसान जिनके पास अपने आप खुद ही उनके पास पूंजी है वो इस दायरे में नहीं आएंगे। चलिए, बिल्कुल, ये राम बाबू जी आपसे भी मैं जानना चाहूँगा, जो क्योंकि कुछ किसान ऐसे हैं जो कि अब FPO हमारे जो किसान हैं वो सभी जानते हैं, उससे जुड़ रहे हैं और धीरे धीरे संपन्न भी हो रहे हैं सरकार की योजनाओं का फ़ायदा लेते हुए, लाभ लेते हुए। अगर किसान की आवश्यकता ज़्यादा है तो क्या हम मान के चल सकते हैं कि ना सिर्फ जो एक 3 लाख रुपये की राशि है उतना तो उसको KCC के ज़रिए मिल ही जाएगा, और किस तरीके से KCC के साथ साथ उनको लाभ मिल पा रहा है? देखिए, एक जो KCC की बात होती है कि इसमें 3 लाख तक की ऋण मिलती है जी, ऐसी बात नहीं है। KCC में आपको ऋण, आपकी जो भी एलिजिबिलिटी बनती है, अगर आप KCC के दायरे में ऋण के 5 लाख के ऋण के लिए अगर आप एलिजिबल है तो आपको 5 लाख मिलेंगे। लेकिन ऋण की जो छूट है उस पे
ब्याज दर की जो छूट है जी, वो छूट के लिए 3 लाख की सीमा निर्धारित की गई है। लोन अगर आप चाहें तो आपको 3 लाख से अधिक, 5 लाख, 7 लाख जो भी आपकी एलिजिबिलिटी बनती है वो मिलेंगे। 3 लाख से अधिक की जो भी ऋण होगी उस ऋण पर बैंक के जो उनके नॉर्मल ब्याज दर होते हैं वो चार्ज किए जाएंगे। जो उदय जी ने 7% ऋण की बात की है तो 7% जो ब्याज दर की बात की है तो वो 7% केवल 3 लाख रुपए तक के ही ऋण पे लागू होगा। यानी जितनी ज्यादा राशि तो हमारा जो ब्याज दर है उसमें भी इजाफा हो सकता है। हाँ, उसमें ब्याज दर में आपको इजाफा होगा। जो भी बैंक आपको आपकी जो भी क्रेडिट जो स्कोर है उसके हिसाब से जो भी आपको ब्याज की सीमा निर्धारित करेंगे वो ब्याज आपको देने पड़ेंगे। जी बिल्कुल। और खासतौर से जब इसके लिए जागरूकता अभियान की हम बात करते हैं, पिछले दिनों भी हमने देखा था जो सरकार की तरफ से अभियान चलाए गए थे, ना सिर्फ प्राथमिकता की अगर बात की जाए, लगातार कोशिश यही रही है कि जो किसान हैं उनको आर्थिक रूप से हम सक्षम कर सकें और ज़्यादा मजबूती जो है प्रदान कर सकें। क्या आपको लगता है जो KCC है, किसान क्रेडिट कार्ड है, ये कितना मजबूती जो है वो किसान को दे रहा है आर्थिक रूप से? देखिए, जिस तरह से आपने यही कि हाँ सरकार की जो कोशिश रही है तो सरकारी कोशिश सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड तक ही नहीं है। जैसे कि आपको पता है कि किसान सम्मान निधि इस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है, जिसमें किसानों को साल में 3 किस्तें दी जाती है 2-2 हज़ार रुपए की, ताकि उनकी जो भी आवश्यकता है वो पूरा किया जा सके। इसके अलावा भारत सरकार ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की एक योजना लाई है, जिसमें जो FPO की बात आपने अभी छेड़ी थी, यहाँ तो FPO बनाने के लिए उन्हें जो भी पूंजी की आवश्यकता होगी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए, तो उसमें उनको FPO के एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के माध्यम से उनको ऋण मुहैया कराया जाता है और उस पर भी कुछ सब्सिडी की जो व्यवस्था है उसका भी फायदा किसानों को मिलता है। इसके अलावा भी भारत सरकार ने कई सारी योजनाएं चला रखी है अलग अलग उद्देश्यों के लिए। उन सारी उद्देश्यों को अगर देखा जाए तो कुल मिला जुला कर के यह है कि किसानों को हर तरीके से भारत सरकार मदद करना चाहती है, जिसमें किसान क्रेडिट कार्ड एक बहुत ही सक्सेसफुल एक स्कीम है जो कि काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है। काफ़ी बेहतरीन माध्यम देखिए KCC जो कि लगातार मजबूती दे रहा है हमारे किसानों की आर्थिकी की अगर बात की जाए। और खासतौर से यहाँ मीनाक्षी जी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो चुनौतियाँ कहें या समस्याएं जाहिर तौर पर नज़र आती हैं, किसानों के सामने भी होती हैं, बैंक के सामने भी आती हैं, लेकिन इनके निवारण के लिए अगर बात की जाए तो क्योंकि आवंटन का जो हम कह सकते हैं काम है या जिम्मेदारी है नाबार्ड को सौंपी जाती है, लेकिन क्या इसके साथ साथ अगर वहाँ पर किस तरह की समस्या आ रही है तो उसकी भी निगरानी नाबार्ड द्वारा की जाती है? ये एक हर लेवल पे ये रिव्यू होता है कि कितना किसान क्रेडिट कार्ड कितना बांटा गया है, उनके लोन कितना मुहैया कराया गया है। तो हर स्तर पे इसकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो चाहे स्टेट लेवल पे हो, इसकी निगरानी नाबार्ड द्वारा भी की जाती है, बाकी कमर्शियल बैंक द्वारा भी की जाती है और RBI द्वारा भी की जाती है। जी बिल्कुल। और साथ ही यहाँ उदय जी, जो किसान हैं, क्योंकि उनका जो लगातार समस्याएं कभी कभी रहती हैं किसानों के सामने, उनका अक्सर यही कहना होता है कि जो हमारा इंटरेस्ट रेट है यानी जो ब्याज दर है वो कम थी लेकिन फिर भी हमें ज़्यादा देना पड़ा, यानी समय का कहीं ना कहीं जो ख्याल है वो रखा नहीं जाता। क्या अब इस तरीके से सारी जानकारी जो है किसान को दी जाती है? जिस तरीके से हम बात करते हैं कि आजकल जब हम डिजिटलीकरण की बात करते हैं तो ये सारी जानकारी भी किसान को दी जाती है कि अगर अब आपकी जो एक निश्चित सीमा है वो ख़त्म होने जा रही है, इस अवधि तक अगर आप जमा कर दें, तो ये क्या जानकारी दी जाती है किसान को? हाँ बिल्कुल मुकुल जी, पहली बात तो कि जो भी रिपेमेंट का टाइम आता है जी तो किसानों के पास SMS भी जाता है। उन्हें अगर ये भी बताया जाता है कि अगर आपने प्रॉम्प्ट पेमेंट अभी टाइमली अगर कर देंगे तो आपको 3% का रिबेट मिल जाएगा, ब्याज में छूट मिल जाएगी। जहाँ तक ब्याज की सवाल है, ब्याज लगने की, तो आज सभी बैंक, चाहे रीजनल रूरल बैंक हो या कोऑपरेटिव हो या कमर्शियल बैंक हो, सभी CBS प्लेटफॉर्म पे हैं और वो कैलकुलेशन एग्रीकल्चर की KCC के जिस तरीके से हमारा गाइडलाइंस है उसी के हिसाब से उसमें लगती है। फिर भी कई एक बार किसान जो है सो टाइमली देने में चूक हो जाती है तो उनको पेनल इंटरेस्ट भी लग जाता है। तो आज हम इसी बात को बार बार बताना चाहता हूँ कि टाइमली जमा कराना किसान के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, एक बार फिर से मैं ये बताना चाहूँगा कि जो एक बार हमने लिमिट बना दिया किसान का, मान लीजिए कि 1 लाख आज के टोटल उनकी रिक्वायरमेंट बनी, तो अगले साल वो 10% ऑटोमेटिक 5 साल के लिए लिमिट बनती है
1,10,000 होगा जी। उसके दूसरे साल 2 साल के बाद 1,21,000 होगा, उसके बाद 1,33 हो जाएगा, 1,46 हो जाएगा और 5वें साल 1,60,000 हो जाएगा। तो 10% की बढ़ोतरी ऑटोमेटिक एवरी ईयर उनकी लिमिट बढ़ती जाती है जी। और अगर उस जितना लिया है उतना अगर टाइमली जमा कर दे तो प्रॉम्प्ट रिपेमेंट का 3 लाख तक मात्र उनको 4% का बैठेगा। और जहां तक लोन की बात है तो लोन 3, 5, 10 ही नहीं, किसानों को केसीसी हम 50 लाख भी पंजाब नेशनल बैंक देती है, कोई भी वो नीड बेस्ड है। 50 लाख लिया तो 3 लाख तक उनको सिर्फ 7% लगेगा, उसके ऊपर जो कमर्शियल रेट है वो कमर्शियल रेट लगेगा, लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट जितने की भी है नीड बेस्ड है, वहाँ कोई लिमिट नहीं है। जी बिल्कुल। मुकुल जी, मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि कुछ राज्य सरकारें भी उनको रिबेट देती हैं, जिससे कई बार 0% ब्याज दर पे भी उनको ऋण मुहैया कराया जाता है। जी, तो देखिए क्योंकि कृषि राज्य का विषय, तो अलग अलग जो राज्य सरकारें हैं वो भी अपनी तरफ से किसानों को यहाँ रियायत देती हैं और अक्सर हम देखते हैं जो किसान है उसकी आवश्यकताएं लगातार यहाँ पूरी भी होती हैं। राम बाबू जी, आपसे भी हम जानना चाहेंगे क्योंकि कई तरह की जो योजनाएं हैं वो समाहित हैं और यह हम कह सकते हैं कि एक तरीके से अगर किसान के पास केसीसी है यानी किसान क्रेडिट कार्ड है तो वो वैलिड माना जाता है या योग्य माना जाता है दूसरी योजनाओं के लाभ के लिए भी। तो हम कह सकते हैं कि पूरी तरीके से एक बेहतर तरीके से इसका जो क्रियान्वयन है वो सरकार द्वारा भी किया जा रहा है, जो लगातार दिशा निर्देश दिए जाते हैं नाबार्ड जैसी संस्थाओं को भी। नहीं, दूसरी योजनाओं के लिए ये मतलब लाभान्वित नहीं है जी। ये है कि इसमें बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ है जिसको शामिल किया गया है। जो एक्टिविटीज़ अब प्रत्येक राज्य सरकार जो है SLBC के माध्यम से जी अलग अलग फसलों का स्केल ऑफ फाइनेंस तय करती है। जी। तो विशेष राज्यों में कुछ विशेष फसलें होती हैं जिनका KCC में शामिल किया गया है। अगर मान लीजिए कि चाय की खेती है या कॉफ़ी की खेती है, अगर किसी राज्य सरकार ने शामिल किया है तो वहाँ के राज्य को मिलेंगे जी। लेकिन अगर नहीं शामिल किया है, अब अगर जैसे धान की खेती है, अगर पश्चिम बंगाल ने शामिल किया है, राजस्थान ने नहीं किया है, तो राजस्थान वालों को नहीं मिलेंगे, पश्चिम बंगाल वालों को मिलेंगे। तो ये एक अलग अलग एक्टिविटीज़ के ऊपर डिपेंड करती है और इसकी संख्या जो है अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से हम कह सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण माध्यम किसान क्रेडिट कार्ड, जिसका अलग अलग रूप जो है वो हम देख सकते हैं क्योंकि कई तरह की जो योजनाएं हैं वो इससे जुड़ी हुई हैं और उसी वजह से इन तमाम योजनाओं का जो समावेश है इसको और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बना देता है और इसका महत्व अब किसान भी जानने लगा है। लेकिन आने वाले समय में और किस तरह का बदलाव जो है वो इसमें हम देख पाएंगे, इस बारे में हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनसे हम चर्चा करेंगे। यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत विचार विमर्श में। आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। अभी तक आपने जाना किस तरीके से जो किसान क्रेडिट कार्ड अगर आप बनवाना चाहते हैं ये बन सकता है, या जो किसान लगातार इसका सदुपयोग कर रहे हैं किस तरीके की सुविधाएं उनको मिल पाती हैं। लेकिन आने वाले समय को अगर देखा जाए, क्योंकि जैसे जैसे हमारी जो कृषि है वो आधुनिक रूप ले रही है, यहाँ पर भी जो बदलाव हैं वो किस तरीके हमें दिख सकते हैं। क्योंकि पिछले दिनों भी हमने देखा, वर्ष 2019 की अगर बात की जाए तब कुछ इसमें बदलाव किया गया और कोशिश यही है कि एक किसान जो है, क्योंकि हमारे देश में छोटे और सीमांत किसानों की संख्या ज्यादा है तो उनको इसका लाभ मिल सके। राम बाबू जी, जानना चाहेंगे आपसे किस तरह का बदलाव जो है वो हमें नजर आ सकता है आने वाले समय में। देखिए, जो भारत सरकार की जो योजनाएं हैं उसमें खास जो KCC की योजना है उसमें विशेष तरह से फोकस किया गया है कि जो छोटे और सीमांत किसान हैं उनको अधिक से अधिक फायदा मिल सके। इसके आधार पे ही KCC में ऋण का निर्धारण किया गया है। क्योंकि अगर हम ऑल इंडिया बेसिस पे देखें तो जो छोटी अवधि के ऋण है उसकी जो एक एवरेज है वो लगभग 1 लाख का है। औसतन अगर देखा जाए तो 1 लाख रुपए की ऋण है जी पूरे भारत में। इस हिसाब से अगर 3 लाख रुपए का भारत सरकार ने निर्धारण किया है, यानी कि अगर कोई किसान 1 लाख से अधिक के लिए भी है, अगर उनको आवश्यकता है और वो एलिजिबल है तो वो भी इस दायरे में आ जाएंगे जी। और 3 लाख रुपए तक
की सीमा तक पर उनको ब्याज की दर में छूट मिल जाएगी जी। इसके अलावा भारत सरकार समय समय पर केसीसी का रिव्यू करती रहती है और इसमें आपने जैसे देखा होगा कि जैसे मीनाक्षी मैडम ने बताया कि किस तरह से नई नई चीज़ें इसमें शामिल की गई थी। 2019 में हमने किसान एनिमल हस्बेंड्री को इसमें शामिल किया था। इसके अलावा अभी पिछले वर्ष हमने इसमें स्मॉल फाइनेंस बैंक को शामिल किया है, जो कि स्मॉल फाइनेंस बैंक पहले नहीं था। केसीसी के अंडर केवल कमर्शियल बैंक ही हुआ करते थे, लेकिन अब हमने इसमें स्मॉल फाइनेंस बैंक को भी शामिल कर दिया है। तो इस तरह से भारत सरकार समय समय पर इसको रिव्यू करते रहती है और जैसे जैसे इसमें नई नई चीज़ें आ रही है, टेक्नोलॉजी नए नए इनोवेशन हो रहे हैं, लोगों की आवश्यकताएं बदल रही हैं, लोगों के प्रैक्टिसेस बदल रहे हैं, तो उस हिसाब से उन चीज़ों को उसमें इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है। लेकिन ये एक सतत प्रक्रिया है, कोई चीज़ हम ये नहीं कह सकते हैं कि आने वाले भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा। समय अनुसार जो बदलाव हम देख पा रहे हैं जिस तरीके से, क्योंकि जो उम्मीद जो है वो हमारे जो किसान हैं जाहिर तौर पर काफ़ी करते हैं और सरकार की तरफ से उन उम्मीदों को पूरा भी किया जाता है। मीनाक्षी जी, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि ना सिर्फ नाबार्ड की बात की जाए बल्कि कई ऐसी और भी संस्थाएं जो कि इसी प्रयास में है, जो हमारी सरकार का लक्ष्य है और ज़्यादा मजबूती हमें कृषि क्षेत्र को देनी है, किसानों को सशक्त बनाना है, और किस तरीके से प्रयास किए जाते हैं किसान क्रेडिट कार्ड के साथ साथ? किसान क्रेडिट कार्ड के साथ साथ अगर हम देखें तो जो FPO है, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जी, भारत सरकार का उनकी तरफ भी रुझान बहुत ही बड़ा है। मैं बात करना चाहूँगी 2011-12 में नाबार्ड ने FPO की शुरुआत की थी, एक पायलट बेसिस पे ही FPO की शुरुआत की थी और भारत सरकार को यह प्रोग्राम उनका इतना पसंद आया कि उन्होंने खुद अभी 10,000 सेंट्रल सेक्टर स्कीम FPO के लिए भी शुरुआत की है। जी बिल्कुल, इस बार वित्त वर्ष में इसकी घोषणा भी की गई थी। हाँ जी, तो क्योंकि हमारे जो जितने भी फार्मर्स हैं उनकी लैंड होल्डिंग साइज बहुत ही कम है, कभी कभी देखें तो सिर्फ एक आधा एकड़ ही उनकी जमीन है। तो अगर ये सभी लोग एक साथ जुड़ जाएं फार्मर्स और उनका जो कलेक्टिव प्रोड्यूस हो ये आगे वो मंडियों तक पहुंचाएं तो उनकी लागत कम होती है, जिसकी वजह से ये मार्केट में अपना जो प्रोड्यूस बेच पाएंगे और मुनाफा भी कमा पाएंगे। बिल्कुल, देखिए क्योंकि समूह में रहेंगे तो और ज़्यादा लाभ आपको मिल सकता है, क्योंकि नुकसान की संभावना जो है वहाँ काफ़ी कम हो जाती है और जो मुनाफा है वो बढ़कर आपको मिल सकता है। उदय जी, यहाँ आपसे भी हम जानना चाहेंगे, हाल ही में हमने देखा था कि जो वित्त मंत्री उन्होंने भी बैंक को इस तरह के दिशा निर्देश दिए थे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे KCC हैं वो किसानों के पास होने चाहिए और उसके लिए किस तरह के जो प्रयास हैं वो भी हमने देखे बैंकों के। लेकिन आने वाले समय को अगर देखा जाए तो कैसे एक किसान को ये बताया जाता है, क्योंकि कभी कभी जो किसान है वो संकोच करता है कि मेरे को जो ऋण है वो नहीं चाहिए, लेकिन आवश्यकताएं उसकी रहती हैं और उसकी पूर्ति के लिए पहले हम देखते थे साहूकारों के पास उसे जाना पड़ता था, फिर और वहां पर जो कोई भी निश्चित ब्याज दर नहीं होती थी, ज़्यादा उसको देना पड़ता था। क्या यही सारी जानकारी जो है अब किसान को बताई जाती है बैंक के जरिए भी? हाँ बिल्कुल मुकुल जी, पहले भी बताया था कि जो हमारी फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप्स लगती रहती है, फाइनेंशियल लिटरेसी सेंटर हैं, बिजनेस फैसिलिटेटर हैं, हमारे रूरल ब्रांचेज हैं, ये सभी किसानों को टाइम टू टाइम अवेयरनेस देते रहते हैं, कैंप करते रहते हैं। और जहाँ तक सवाल FPOs की है तो रियली में FPOs KCC के लिए क्या एक अगला स्टेप होगा और ये एक बड़ा रिवोल्यूशनरी साबित होगा, क्योंकि आज जो किसानों का जैसे बताया कि फ्रेगमेंटेड लैंड होते होते लैंड होल्डिंग इतना कम हो गया है कि उनकी जो भी इनपुट्स हैं, चाहे वो फर्टिलाइजर हो या पेस्टिसाइड हो, अगर वो खुदरे में 1-1 किलो 2-2 किलो 4-4 किलो या कुछ क्विंटल्स में लेंगे तो वो रेट जो है सो काफ़ी महंगा पड़ता है। लेकिन अगर पूरे फार्मर्स 1000-2000 फार्मर्स की अगर FPOs बन गया तो इनपुट्स जो वो खरीदेंगे उसमें कम से कम 30% तक की जो है सो रिबेट मिल जाएगी, उनको इकोनॉमी पड़ जाएगा। उसी तरीके से अगर जब प्रोड्यूस तैयार हो गया तो अब जो प्रोड्यूसर्स डायरेक्ट किसान छोटा सा तैयार किया, चाहे वो प्याज का हो या इवन एप्पल का हो, तो जो भी उसको मार्केट में जाएगा तो उसको वो पैसा नहीं मिलेगा जो कि एक थोक में मार्केटिंग रेगुलेटेड मार्केटिंग के थ्रू जो है सो उसको मिल सकता है। जी, और आखिरी सवाल उदय जी आपसे मैं यहाँ जानना चाहूँगा, क्योंकि जो किसान है उनके सामने कभी कभी ये भी समस्या आती है, उनका इस तरह का शिकायत भी रहती है कि KCC हम बनवाना चाहते थे लेकिन वो हमारा बनाया नहीं गया और उसके एवज में हमसे जो पैसे हैं उनकी भी मांग की जाती है। अगर इस तरह की कोई समस्या या स्थिति किसान के सामने आती है तो कहाँ वो इस बात की शिकायत कर सकता है? बिल्कुल, जो इस तरह की कई बार कंप्लेंट्स हमारे पास भी आती है कि उन्होंने लिमिट तो बनवा लिया लेकिन अवेल किया नहीं जी, और जब अवेल नहीं किया कई बार जो है
तो फिर उसमें जो भी अगर 3 लाख से ऊपर है, कोई प्रोसेसिंग चार्ज है या कुछ है, तो कई बार किसानों का समस्या आता है, तो वो डायरेक्टली या तो ब्रांच में संपर्क कर सकते हैं, या फिर ब्रांच का जो रीजनल ऑफिस होती है, कंट्रोलिंग ऑफिस होती है, हर जगह नोडल ऑफिसर होते हैं, या उससे भी नहीं होता है तो हेड ऑफिस में भी कंप्लेंट रिड्रेसल सेल बना हुआ है, टोल फ्री नंबर है। ये सभी जो है सो किसानों के पास वेबसाइट पे भी नंबर है, मेल के जरिए और इसके जरिए वो अपना समस्या बता सकते हैं और उसको रिड्रेसल के लिए सारा बैंक प्रतिबद्ध रहता है। जी बिल्कुल। तो देखिए, सरकार प्रतिबद्ध है किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए, उनको और ज़्यादा सुविधाएं देने के लिए, और उन्हीं सुविधाओं में से एक है केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड, जिसके बारे में आज हमने आपको यहाँ जानकारी दी किस तरीके से इसका फ़ायदा किसानों को मिल रहा है। और जो किसानों की मांग रहती हैं, जो किसानों की आवश्यकताएं हैं, ना सिर्फ उनकी पूर्ति बल्कि समय अनुसार बदलाव भी हमने इसमें देखा है। लेकिन अगर आवश्यकता है तो यही कि जो किसान है उनके पास सही जानकारी हो, और आप फिर बैंक में जाकर अपना केसीसी भी बनवा सकते हैं, और आप ना सिर्फ अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति आप कर पाएंगे, बल्कि जो लगातार हम बात कर रहे हैं कि आधुनिक कृषि में किस तरीके से आपका योगदान हो सकता है, तो इसके जरिए वो भी आप पूरा कर सकते हैं। फिलहाल आज हमारे साथ जो आप तीनों विशेषज्ञ मौजूद रहे, आप सभी ने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो जाना आपने किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में, एक ऐसा कार्ड जो किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, और जो किसान हैं वो भी काफ़ी खुश होते हैं, क्योंकि जब भी उन्हें आवश्यकता होती है तो वो भी किसी एटीएम का रुख कर सकते हैं। अब से पहले इस तरह की जो सुविधाएं थी वो किसानों को नहीं मिल पाती थी, और इस सुविधाओं को लगातार बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि अब केसीसी का जो दायरा है वो भी बढ़ने लगा है, और कई योजनाएं जो हैं इससे जुड़ी हुई हैं, जिसका सीधा फायदा हमारे किसानों को मिल रहा है। फिलहाल आज के लिए विचार विमर्श में बस इतना ही। अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे, किसी नए विषय पर करेंगे चर्चा। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।